और आगे चिराग पासवान एक्सक्लूसिव और ये बड़ी खबर न्यूज 24 से बातचीत में बोले हैं चिराग पासवान ने कहा कि अपने चाचा पर हमला बोलते हुए चिराग ने कहा है कि चाचा में पिता की छवि देखता था लेकिन चाचा ने मुझे धोखा दिया है। चाचा ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे खुद नहीं पता। अब मेरे पास जनता के अलावा कोई नहीं है। हमारे साथ चिराग पासवान हैं। पिछले एक महीने में इनके साथ जितनी घटनाएं घटी हैं उसके बाद अब ये आशीर्वाद यात्रा पर निकल रहे हैं। और आशीर्वाद किनका प्राप्त करना है चिराग? क्योंकि परिवार का आशीर्वाद एक बड़ा धड़ा है। जो नहीं देना चाहता है आपको आशीर्वाद वो नाराज है आपसे। आखिरकार इस यात्रा के जरिए क्या आप उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? अपने दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं? इस आशीर्वाद यात्रा के मायने क्या हैं? खैर, ईमानदारी से इतना मैंने सोचा ही नहीं कि मैं किसी को इसके माध्यम से कुछ एहसास दिलाना चाहूँ। मेरे साथ एक परिस्थिति ऐसी बनी, मेरे छोटे चाचा जी का निधन हुआ पहले 2 साल हुए। पिछले साल मेरे पिताजी का निधन हुआ और उसके बाद उनकी पीढ़ी में एकमात्र मुझे मार्गदर्शन देने वाला और मेरे पिता तुल्य ही नहीं जिनमें मैं पिता की छवि देखता था। और बिहार में हम लोग यहाँ परंपरा है कि हम लोग बोलचाल की भाषा में, जैसे दिल्ली में चाचा चाची ये सब शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे आप चाचा को भी पापा ही करके आप बुलाते हैं। हम लोग भी जैसे मझले पापा, छोटे पापा, मझली मम्मी, तो ऐसे ही करके हम लोग बुलाते हैं सबको। तो मेरे लिए वो जैसा मैंने कहा पिता तुल्य ही नहीं, पिता की छवि पापा के जाने के बाद उनमें देखता था। और कहीं ना कहीं जैसे मैं पापा पर आश्रित था बहुत सी चीज़ों के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके सुझावों के लिए, पापा के जाने के बाद मैं इनकी तरफ देखता था। पर जिस तरीके से पापा के निधन के बाद से ही चाचा ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, मुझे कोई सुझाव नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं, और कारण क्या हुआ ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया। मैंने इसी बात को कहा कि मुझसे एक बार बैठकर, और उनका हक बनता था, भाई बेटा हूँ मैं उनका, मुझे बुलाते, डांटते, कान पकड़ के बैठाते कि ये दिक्कत है या ये गलती है या ये तुम गलत कर रहे हो या ये चीज़ें तुम्हें सुधार करने की ज़रूरत है, कुछ भी। या फिर अगर अपनी ही महत्वाकांक्षाएं थी, मुझे बोलते कि आपको मंत्री बनना है, मैं प्रधानमंत्री जी के समक्ष खुद विचार के लिए मैं रखता कि अगर आप मेरी पार्टी से किसी को मंत्री बनाना चाहें तो इनसे बेहतर और उनसे अनुभवी पापा के बाद और कौन था मेरे पास। या अगर आपको पार्टी का अध्यक्ष बनना था, कुछ भी था, पर आप बताते। पर आज जब आपने वो भी हाथ मुझसे छीन लिया तो इसीलिए ईमानदारी से अब मेरे पास जनता के अलावा कोई बचा नहीं ना। सिर्फ मम्मी है, एक उनका आशीर्वाद है जिसकी वजह से आज मैं इस तरीके से खड़ा हूँ। ढाल बनकर वो मेरे साथ रहीं। पापा के जाने के बाद ना सिर्फ एक माँ का बल्कि एक पिता का भी उन्होंने पूरा फ़र्ज़ निभाया। आज की तारीख में मम्मी पापा दोनों भूमिका में वो मेरे सामने खड़ी हैं, एक सारथी की तरह एक मेरा मार्गदर्शन कर रही हैं। और अगर आज मैं इतना कुछ खोने के बाद, पापा को खोना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो था, पर उसके बाद जिस तरीके से मेरे परिवार के लोग भी मुझसे अलग हो गए, इतना खोने के बाद भी आज भी अगर मुझ में वो ताकत है, मैं लड़ पा रहा हूँ और लड़ूंगा और जीतूंगा, ये हौसला मुझे मम्मी से ही आता है। बट अब उसके साथ साथ मुझे बिहार की जनता का भी आशीर्वाद चाहिए। तो बिना इस सोच के कि किसी को दिखाना है या किसी को जताना है या किसी को कुछ बताना है, सही में अब मुझे ज़रूरत है आशीर्वाद की। जब मेरे अपनों ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन नहीं दिया, तो अब बिहार की जनता ही मेरा मार्गदर्शन करे, इस उम्मीद के साथ बस निकल रहा। पर बात तो अपनों से ज़्यादा आगे जा चुकी है, क्योंकि आपने खुद ये बात कही है कि दरअसल आपके पार्टी के विघटन के पीछे वो लोग हैं जो कि मुख्यमंत्री जी के करीबी हैं, यानी कि आपने मुख्यमंत्री जी को इसके लिए दोषी माना है। तो जाहिर है अब जब आप यात्रा करेंगे तो वो यात्रा जो है, आशीर्वाद आप जनता का प्राप्त करेंगे, किनके खिलाफ प्राप्त करेंगे? क्योंकि जाहिर है आप नीतीश कुमार जी के रोल को सस्पेक्ट मानते हैं, आप मानते हैं कि उनके पीछे, तो ये परिवार के साथ जो आपकी नाराजगी है वो तो एक पक्ष रह गया। दरअसल ये यात्रा तो राजनीतिक यात्रा है ना, नीतीश कुमार जी के खिलाफ यात्रा है ये। देखिए, मैं नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उनके रोल को मैं सस्पेक्ट नहीं करता हूँ। ये ओपन सीक्रेट है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को प्रमाणित करने की ज़रूरत है कि जनता दल यूनाइटेड, और इसमें मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं मुख्यमंत्री जी के ऊपर मैं उंगली नहीं उठा रहा, बट अगर उनके पार्टी के नेता, उनकी पार्टी के लोग अगर इसमें सम्मिलित हैं तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी की बनती है कि उनके लोग उनकी जानकारी में या उनके संरक्षण में
अगर किसी परिवार या किसी पार्टी में इस तरीके की टूट की भूमिका निभा रहे हैं तो उसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार हैं। तो ये मैं उनको सस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये राइटिंग ऑन द वॉल है, ये सब जानते हैं। और ये पहली बार नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने, पापा के साथ निरंतरता में उनको ख़त्म करने के लिए, उनकी राजनीतिक हैसियत को ख़त्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने कई बार इस तरीके की षड्यंत्र रचे हैं। भले वो 2005 में दोनों विधानसभा हुए चुनाव में हमारी पार्टी को तोड़ने की बात हो, या हमारे एमएलसीज को तोड़कर अपनी पार्टी में प्रमुख मुख्य प्रवक्ता बनाने की बात हो, या हमारे राज्यसभा के सांसद को तोड़ने की बात हो, या आज की तारीख में मेरे जीते हुए एक विधायक मटिहानी के जो थे उनको तोड़ने की बात हो, या फिर आज जहाँ पार्टी के साथ परिवार, तो ये निरंतरता में ये उनकी भूमिका रही है। पिताजी की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास दलित और महादलित बनाकर ये किया गया। तो मुख्यमंत्री जी का ये वर्किंग रहा है, ये उनकी एक वर्किंग स्टाइल हमेशा से रहा, तो मैं उनको सस्पेक्ट नहीं करूँ। बट हाँ, मैं इतना भी ज़रूर बोलूँगा संजीव जी कि आज की तारीख में मेरी वो हैसियत नहीं है कि मैं किसी दूसरे पे उंगली उठाऊँ। जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया, अगर मेरे अपने मेरे साथ होते तो 7 जन्म में ना कोई मेरी पार्टी को तोड़ सकता था, ना मेरे परिवार को तोड़ सकता था। पर इसमें धोखा सिर्फ और सिर्फ मेरे अपनों ने दिया। जब मेरे चाचा ही मेरे खिलाफ हो गए, जब मेरा अपना भाई जो मेरे बेटे के समान था, जब वही मेरे खिलाफ हो गया, तो अब मैं क्या बोलूं कि भाई आपने मेरी पार्टी को क्यों तोड़ा? मेरे घर वाले मेरे साथ होते तो कोई नहीं तोड़ पाता। या मैं किसी को क्यों बोलूं कि आप आज मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे? जब मेरे घर वालों ने ही नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे पे उंगली उठाने की पोजीशन में ही नहीं हूँ आज की तारीख में। हम लोगों ने आपके पिता रामविलास जी को भी देखा, कवर किया, और ये मौका एक संजीदा मौका भी है क्योंकि 5 जुलाई की जो तारीख है, आशीर्वाद यात्रा की तारीख, उनका जन्मदिन, तो ये पहला मौका होगा जब वो आपके साथ नहीं होंगे। इस जन्मदिन के मौके पर आप आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पहली बार राष्ट्रीय जनता दल, जिसका कि स्थापना दिवस 5 जुलाई होता है, वो भी रामविलास पासवान को याद करके अपनी स्थापना दिवस को बना रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक लेगेसी है जो आपके साथ बहुत से लोग शेयर करना चाहते हैं? रामविलास पासवान मुझे लगता है आज की तारीख में व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा का नाम है। उनकी जो आइडियोलॉजी रही है, उनके जो विचार रहे हैं, और 50 साल का बेदाग आज की तारीख में जब इतने घोटाले और इतनी चीज़ों का आप जिक्र करते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धियों में से ये भी है 50 साल का सक्रिय बेदाग राजनीतिक अनुभव जो उनका रहा है। भले वो उन्होंने कितने भी प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया हो, कितनी भी सरकारों में रहे हों, बिना अपनी आइडियोलॉजी, बिना अपने सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ये उनकी विचारधारा को जीवित रखने की, आगे लेकर जाने की लड़ाई है। और मुझे खुशी है कि इसमें कई ऐसे सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने सामने आकर उनकी इस विचारधारा को आगे लेकर जाने का निर्णय लिया है। और इसमें ख़ासतौर पर मैं राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी मेरे छोटे भाई, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस परंपरा को निभाया। जैसे मैं बोलता हूं कि बिहार में चाचा को आप पिता का ही सम्मान आप देते हैं, तो मेरे पिताजी से मेरे ही नहीं, तेजस्वी के भी पिता समान ही रहे हैं। और मेरे पिताजी लालू जी आपस में बहुत करीबी मित्र रहे हैं, लंबे समय तक दोनों ने काम किया है। और खुशी है मुझे कि अगली पीढ़ी भी वही सम्मान और वही इज़्ज़त उनके जाने के बाद उनको दे रही है, उनकी जिस तरीके से मैं अपने पिताजी को सम्मान देता। बट हाँ, इसके कोई राजनीतिक मायने अभी निकाले जाएं, क्योंकि राजनीतिक चर्चाओं में हर चीज़ घुमा फिरा कर वहीं पर आती है कि क्या आप कोई गठबंधन कर रहे हैं या कुछ। इसको मैं ज़रूर स्पष्ट कर दूं कि आज की तारीख में, जहां मैं एक तरफ उनका धन्यवाद ज़रूर करूंगा, बट फिलहाल मेरी प्राथमिकता मेरी पार्टी को ज़ीरो से शुरू कर वहाँ तक लेकर जानी है जहाँ का सपना मेरे पिताजी ने देखा था। उस ऊंचाइयों पर पार्टी को लेकर जाना है। तो मेरा पूरा ध्यान आज की तारीख में केंद्रित रहेगा कि कैसे मैं अपनी पार्टी को, और जहाँ पर, क्योंकि पापा के आखिरी सपना ही बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट रहा है। मुझे याद है कि जब वो आईसीयू में होते थे, ऑक्सीजन मास्क निकाल कर ड्राफ्ट तैयार करवाते थे। फाइनल ड्राफ्ट खुद पापा के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये उनका सपना रहा है कि किस तरीके से बिहार और बिहारियों को आगे लेकर जाएं। उसके लिए वो अपने रहते रहते मुझे उसकी सोच, उसका विज़न वो देकर गए हैं। उसको कैसे धरातल पर उतारा जाए, प्राथमिकता सिर्फ ये है। अलायंसेस क्या होंगे, गठबंधन क्या होगा, कौन साथ आ रहा है नहीं आ रहा है। पापा ही बोलते थे हमेशा कि अगर तुम सही हो, सच्चाई की डगर पर हो, बिना डरे अकेले निकलो, अकेले निकलो। अगर तुम सच्चे हो, अपने आप लोग तुम्हारे साथ जुड़ते रहेंगे। और जिसका प्रमाण मैं देख ही रहा हूँ, जिस तरीके से जन समर्थन मुझे आज की तारीख में मिल रहा है। आखिर में, जब आप आज आशीर्वाद यात्रा के लिए निकल रहे हैं, केंद्र में
कैबिनेट फेरबदल की भी चर्चा है। क्या कभी दिमाग जाता है, क्योंकि पारस बाबू वो भी दावा ठोक रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से, आपका दिमाग कभी जाता है कि शायद वो आपके हिस्से में आना चाहिए? आपके पिता वहाँ मंत्री थे आपकी पार्टी के कोटे की तरफ से, तो आपका दावा बनता है। आशीर्वाद यात्रा एक तरफ, लेकिन दिमाग इस तरफ भी है, कुछ ऐसी स्थिति है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं शायद आप इस बात को समझेंगे, अगर मुझे सत्ता का ही लालच होता या अगर मुझे मंत्री बनना ही मेरा अल्टीमेट गोल या अल्टीमेट लक्ष्य होता, तो मुझे लगता है कि मेरे पास तो सामने रेड कारपेट बिछा हुआ था ना। आप, मुझे नहीं लगता कि आप इस बात को गलत ठहराएंगे अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं मौजूदा गठबंधन के साथ बिहार में मैं जाता और मुझे 15 सीटें दी जा रही थी, मैं उन 15 सीटों पर अगर मैं चुनाव लड़ता तो मुझे लगता है मैं 10 या 12 सीटें उसमें से जीतता। मौजूदा गठबंधन की जो परिस्थिति वहाँ पर होती उसमें मैं 10 से 12 सीटें जीतता। मुझे लगता है 2 मंत्री मेरे नीतीश जी की सरकार में होते और उसके बाद केंद्र में आने के बाद कोई प्रश्न ये नहीं पूछ रहा होता कि मेरे पिताजी के निधन के बाद चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे या नहीं, ये प्रश्न उस वक्त नहीं खड़ा होता। तो अगर मुझे सिर्फ सत्ता का ही लालच होता तो मेरे सामने तो रेड कारपेट बिछा हुआ था ना। संघर्ष का रास्ता मैंने क्यों चुना? और ये निर्णय मैं उस वक्त भी बदल सकता था और आप में से कोई मुझ पर पलट कर सवाल नहीं उठाता, कोई मुझ पर उंगली नहीं उठाता, क्योंकि एक लंबे समय तक ये कहा जा रहा था कि मैं सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सीटें मुझे ज़्यादा मिल जाएं इसीलिए मैं उस वक्त ये सारी बातें कर रहा हूँ। और हर कोई इस बात को मान के चलता था कि इवेंचुअली चुनाव से ठीक पहले एक्स नंबर ऑफ सीटों पर चिराग पासवान का समझौता हो जाएगा और इवेंचुअली ये लोग चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। ये एक आम धारणा उन दिनों बनी हुई थी और इस धारणा को शायद बाद में कोई नेगेटिव नैरेटिव भी नहीं सेट कर पाता। क्यों? क्योंकि उस वक्त लोगों को लगता है कि अरे चलो अभी पिता का निधन हुआ है, कोई बात नहीं। और मैं भी आराम से बोलता कि भाई मेरे पिताजी का निधन हुआ है, अभी मैं मानसिक तौर पर उस परिस्थिति में नहीं हूँ कि मैं इतना बड़ा चुनाव अकेले में लड़ पाऊँ। मेरे लिए बहुत आसान था, अगर मुझे सिर्फ आसानी का ही रास्ता चुनना होता, रेड कारपेट पे चलना होता। ये संघर्ष का रास्ता मैंने खुद चुना है, अपनी इच्छा से मैंने चुना है। तो मंत्री बनना या मंत्री पद पाना, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ, निरंतरता में मैंने अपने पिताजी को देखा है, तो वो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा लक्ष्य रहा हो या मेरे लिए कोई सपना रहा हो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पर अगर आज की तारीख में अगर आप ये बोलेंगे कि पारस चाचा मंत्री बने नहीं बने, क्या मेरा ध्यान उस तरफ जाता है? मैं उनका बेटा हूँ, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके लिए। जहाँ रहें खुश रहें, उनकी जितनी महत्वाकांक्षाएं हों भगवान करे कि सब पूरी हों। और ख़ास तौर पर अब जब उन्होंने इतना बड़ा निर्णय अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए लिया, परिवार से अलग हो गए, सब हो गए, तो अब आज की तारीख में और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हों। वो भाजपा के कोटे से मंत्री बने, मेरी शुभकामनाएं। जनता दल यूनाइटेड के कोटे से मंत्री बने, मेरी शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से वो मंत्री बने, मेरी शुभकामनाएं। पर हाँ, सिर्फ मेरा प्रश्न तब होगा अगर उनको लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से अगर उनको मंत्री बनाया जाएगा, तो ज़रूर ये मेरी एक लंबी कानूनी लड़ाई जो मैं वैसे भी लड़ रहा हूँ उसमें एक अध्याय और जुड़ेगा। क्योंकि आज की तारीख में वो पार्टी से निलंबित, उन लोगों को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन लोगों को प्रस्ताव पारित कर कर पार्टी से उन लोगों को निकाल दिया गया। तो आज की तारीख में ये पाँचों में से कोई भी सांसद लोक जनशक्ति पार्टी का नहीं है। आप अपना अलग गुट बनाएं, अपना अलग ग्रुप बनाएं, उसको कोई नाम देना चाहें आप नाम दें और उस कोटे से अगर आप मंत्री बने, मेरी शुभकामनाएं। बट अगर आप मेरी पार्टी के नाम को और ख़ास तौर पर मेरे पिताजी की विचारधारा के नाम को अगर आप एनकैश करना चाहेंगे, उसका अगर आप दुरुपयोग करना चाहेंगे, क्योंकि आज जहाँ पे भी मेरे पिताजी होंगे उनकी आत्मा को शांति तो ज़रूर नहीं मिल रही होगी। और दुख मुझे सबसे ज़्यादा इसी बात का है कि पापा जहाँ कहीं भी होंगे खुश तो नहीं होंगे। जिस तरीके से पापा के जाने के बाद मेरे चाचा के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि परिवार को संभालें, पार्टी को संभालें, पापा जिस तरीके से सबको साथ लेकर चले, ये जिम्मेदारी मेरे चाचा की बनती थी कि पापा की गैर मौजूदगी में परिवार को, आज जब उनके जाने के बाद सबसे ज़्यादा परिवार को उनकी ज़रूरत थी चाचा की, उस वक्त आपने हमसे मुंह फेरा। तो पापा जहाँ कहीं पे भी होंगे वो खुश नहीं होंगे। और आज जिन लोगों के साथ आप खड़े हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने पापा के रहते रहते उनको कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। भले एक दलित व्यक्ति को आगे बढ़ता देख मुख्यमंत्री जी की अपनी नाराज़गी हो या उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हो, कारण जो भी रहे हों, पर पापा के जीते जी कभी भी ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक राज्यसभा की सीट के लिए पापा को किस तरीके से ह्यूमिलेट किया। मैं, मेरे चाचा जी, वो भी उस वक्त मौजूद थे, दोनों ने देखा है। मैं वो कैसे बर्दाश्त कर पाए मुझे नहीं पता, बट मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा और ना ही मैंने किया। मैंने उस वक्त भी इस बात को प्रमुखता से मैंने उठाया। मेरी लोकसभा के चुनाव में एक ऐसी मेरी लोकसभा की सीट नहीं है जिसको हरवाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नहीं किया। और जाके पूछिएगा ये सारे सांसदों से,
भले वो कैसा साहब हो खगड़िया से, वीना देवी हो वैशाली से, चंदन सिंह हो नवादा से, प्रिंस राज हो समस्तीपुर से, या खुद पारस चाचा हो हाजीपुर से। ये वही लोग हैं जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान रोज़ पापा को फ़ोन करते थे कि अरे देखिए नीतीश कुमार जी के विधायक ऐसा कर रहे हैं, इनके जिला अध्यक्ष ऐसा कर रहे हैं, इनके पूर्व विधायक हम लोग के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, इनके पार्टी के ये लोग हम लोग के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता था। और आज ये लोग जब उन्हीं के साथ जाकर खड़े हैं तो ये कहीं ना कहीं धोखा उन्होंने चिराग पासवान को नहीं दिया, धोखा उन्होंने रामविलास पासवान जी को दिया। उनकी पीठ में उन्होंने खंजर भोगने का काम किया और उनके विचारों को, उनकी विचारधारा को अपने पांव तले कुचलने का इन लोगों ने काम किया। तो ये लोग मेरी पार्टी जिसको मेरे पिताजी ने अपने खून पसीने से सींचकर यहाँ तक लेकर आए हैं, सरकार किसी की रही हो, बिना अपने सिद्धांतों से कोई समझौता किए हुए पापा पार्टी को यहाँ तक लेकर आए हैं, तो ऐसे महत्वाकांक्षी लोग मेरे पिताजी की बनाई हुई पार्टी के नाम का इस्तेमाल करें, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो अगर कोटा मेरी पार्टी के नाम का होगा तो उस पर ज़रूर मुझे एतराज़ होगा। उसके अलावा मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके लिए। मैं ऐसे ही एक इंटरेक्शन में पारस जी से जब मैंने ये कहा कि आप यात्रा हाजीपुर से शुरू कर रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा, तो उन्होंने कहा कि हाजीपुर से तो मैं सांसद हूँ, अगर चिराग हमें बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगा। आप उन्हें बुलाएंगे? देखिए, आज की तारीख में मुझे लगता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा बिखर चुकी हैं, मुझे नहीं पता कि भविष्य के घर में क्या है क्या नहीं। पर जैसा मैंने कहा कि जब तक आप उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे जिन्होंने मेरे पिताजी को जीते जी कभी सम्मान नहीं दिया, आप उन्हीं मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं ना जिस मुख्यमंत्री ने मेरे पिताजी जब अस्पताल में थे, आईसीयू में थे, उनके बारे में कहा था अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं कि वो बीमार है। और ये उस वक्त उन्होंने कहा था जब देश के राष्ट्रपति मुझसे बात कर रहे थे पिताजी के हाल को लेकर। देश के प्रधानमंत्री दिन में 2-2 बार मुझे फ़ोन कर ना सिर्फ पिताजी का हालचाल पूछते थे बल्कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट क्या कह रही है वो मुझे जानकारी देते थे। ये उस दिन की बात है जिस दिन देश का शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिन्होंने मुझे फ़ोन करके पिताजी का हालचाल ना पूछा हो, सत्ता पक्षी हो या विपक्षी हो। कोई ऐसा बड़ा नेता सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं है जिसने मुझे फ़ोन ना किया हो। उसी दिन मुख्यमंत्री का प्रेस वालों से ये कहना अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं है, और आज आप उनके साथ खड़े हैं। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने एनडीए की जब फॉर्मल सीटों को लेकर जब घोषणा हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, उस वक्त उन्होंने कहा था कि अरे जाके पूछे ना रामविलास पासवान जी से कि आपने 2 विधायकों के समर्थन से वो राज्यसभा सांसद बन गए। एक मौका मेरे पिताजी को नीचा दिखाने का, उनको ह्यूमिलेट करने का जिस व्यक्ति ने ना छोड़ा हो, आज आप उनके साथ खड़े हो। जब तक आप उनके साथ खड़े हैं तब तक मेरी पार्टी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए, तो ये एक राजनीतिक सिद्धांत, एक राजनीतिक दर्शन चिराग पासवान का युवा हैं, और बहुत लोग कहते हैं कि इस रास्ते को चिराग पासवान ने आखिर चुना क्यों, क्योंकि ये जो पथरीली ज़मीन है इसके बदले इन्होंने खुद कहा रेड कारपेट भी मिल सकता था, लेकिन इन्होंने छोड़ा। और छोड़ा तो सही किया या गलत किया, फिलहाल कुछ लोगों को यह भी लगता है कि अभी तो मुश्किल हो गई है, लेकिन जिस राजनीतिक यात्रा पर ये निकल रहे हैं उसमें इन्हें आखिरकार जन समर्थन प्राप्त होता है या नहीं होता है, सबसे बड़ी बात यह है और नजरें उस पर बनी रहेंगी।